अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल का हाल भी शशि भूषण और प्रशांत भूषण की तरह होने वाला है। 24 घंटे देश विरोधी एजेंडा लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े रहने वालों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अब पहचान गए हैं, इसलिए इनको ज्यादा भाव नहीं देते और ये केस जीत नहीं पाते। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेलते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे अभिषेक मनु सिंघवी काफी परेशान चल रहे हैं। हिमाचल से बीजेपी ने हर्ष महाजन को राज्यसभा की एकमात्र सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है। बीजेपी को 10 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी 3 निर्दलीय और कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों से उम्मीद कर रही है, जिससे कांग्रेस और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष महाजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें, हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा नामांकन से अब कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। बीजेपी नेता हर्ष महाजन ने अपना राज्यसभा नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित बीजेपी विधायक उनके साथ मौजूद रहे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम हो गया काम के नारे लगाए। वहीं बातचीत में हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के पुराने साथी संपर्क में हैं और उनसे सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। महाजन ने कहा कि कांग्रेस के साथी संपर्क में होने के साथ भाजपा में आ सकते हैं। बता दें कि हर्ष महाजन लंबे वक्त से कांग्रेस से एमएलए लेकर मंत्री रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस में भी उनकी पेठ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस ने बुधवार को अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। नामांकन भरने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं क्रॉस वोटिंग के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा तो बीते 1 साल से ऑपरेशन लोटस की भी बात कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी बिना बहुमत के विपक्ष राज्यसभा में अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता है। इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। जैसा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। 68 विधायकों में से 40 विधायक कांग्रेस और 25 विधायक भाजपा के हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। बावजूद इसके कांग्रेस की आपसी कलह किसी से छिपी नहीं है, जो हो सकता है कि कांग्रेस पर भारी पड़े। 2012 में सिंघवी ने व्यक्तिगत आरोपों के चलते कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी की पहचान देश भर में एक बड़े वकील के तौर पर भी है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज तीसरे राउंड की वार्ता बात क्यों नहीं बन रही, कोई और कहानी तो है। झंडा किसानों का है, षड्यंत्र मोदी विरोधियों का है। 2024 वाला फसाना आंदोलन एक बहाना। जब सरकार ने किसानों की अधिकांश मांगे पहले ही स्वीकार कर ली है, तब भी आंदोलन जारी रखना दर्शाता है कि मुद्दा किसानों की मांगे नहीं बल्कि राजनीतिक है। सड़कों पर जाम लगा है, इंटरनेट बंद है, बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, आमजन परेशान है, विपक्ष चुनावी रोटी सेक रहा है, किसानों को बरगला रहा है, उसे लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। पंजाब के नकली किसानों की विचित्र मांगे सुनकर हंसी आती है, और ये मांगे इसलिए मांगी जा रही है ताकि देश में अराजकता फैलाकर उसे पंगु करने का बहाना मिल सके। किसानों की एक मांग यह भी है कि उन्हें 60 साल के बाद 10,000 रुपए महीना पेंशन दी जाए, सभी फसलों पर सब्सिडी दी जाए, और अगर इस काम में WTO बाधक हो तो सरकार को इससे बाहर निकल जाना चाहिए। सरकार को FTA को भी बंद कर देना चाहिए। सबसे विचित्र मांग तो यह है कि मनरेगा योजना में
200 दिन का रोजगार दिया जाए और हर मजदूर को 700 रुपए रोज मिलना चाहिए। यहां तक तो गनीमत है, पर आगे सुनकर हंसी आ जाएगी। कहते हैं कि हम किसान जो अपने अपने खेतों में काम करते हैं उन्हें भी मनरेगा मजदूरों में गिना जाए। मतलब यह कि हर किसान को 1,40,000 रुपए हर साल मिलना चाहिए। 10,000 रुपए पेंशन अलग से। कोई पागल ही होगा जो इस तरह की उठपटांग मांगों से सहमत होगा। दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी ने कहा कि इन लोगों को लगता है कि राम मंदिर के कारण पीएम मोदी का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है, बस उसी को गिराने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया। इस वीडियो को चंडीगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर अरुण सूद ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। अरुण सूद ने डल्लेवाल का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा, कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा आम चुनाव से पहले देश के हालात बिगाड़ने के लिए शुरू किए गए तथाकथित किसान आंदोलन की सच्चाई। इनका मानना है कि राम मंदिर की वजह से मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, उसे नीचे गिराने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। चुनाव आते ही यह आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि किसानों के साथ 8 और 12 फरवरी को 2 बैठकें बेनतीजा रहने के बाद केंद्र ने किसान नेताओं को तीसरे दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसान नेताओं ने कहा कि बैठक होने तक दिल्ली की ओर बढ़ने का फिर से प्रयास नहीं करेंगे। उधर पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी किसानों के सपोर्ट में आ गए हैं। चन्नी ने कहा कि किसानों के मसले का हल जल्द होना चाहिए। चन्नी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ही किसानों के कर्ज और मसले पर बात नहीं करती, इसलिए किसानों ने दोबारा संघर्ष का रास्ता चुना है। चन्नी ने कहा, यह संघर्ष और तगड़ा होगा, इसलिए सरकारों को किसानों के मसलों को संजीदगी से विचार कर हक निकालना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कथित किसान आंदोलन के बीच पंजाब के सूत्रों से खबर आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू आजकल कांग्रेस से दूरी बना रहा है और भाजपा के अपने पुराने साथियों द्वारा अमित शाह जी से मिलने के लिए समय मांग रहा है, ताकि वो उनको आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और मोदी जी का कोई मोल तोल नहीं वाला शेर सुना सके। पंजाब में भी कांग्रेस के हालात कुछ ठीक नहीं है। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू जेल में अपनी सजा पूरी करके लौटने के बाद से लगातार बगावती मूड में दिख रहे हैं, जबकि उन्हें पार्टी की लोकसभा चुनाव वाली समिति में भी जगह दी गई है। इसके बावजूद सिद्धू लगातार कांग्रेस पार्टी की बैठकों से दूर रह रहे हैं। तमाम अटकलों के बीच सिद्धू ने एक्स हैंडल पर एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू को पोस्ट किया है। इस इंटरव्यू का लबोलुआब यह है कि बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले सिद्धू बीजेपी पार्टी और नेताओं को लेकर सॉफ्ट दिख रहे हैं। बीजेपी पर डायरेक्ट हमला करने वाले, बिल्लो दे बेल्ट प्रहार करने वाले सिद्धू बीजेपी नेताओं और पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरह नवजोत सिंह सिद्धू भी बीजेपी में ठोर की तलाश में है? ऐसा कहने के पीछे कोई ठोस कारण तो है, पर यह 4 कारण ठोस से कम भी नहीं है। सिद्धू आजकल सोशल मीडिया पर जो कुछ लिख रहे हैं उनमें दार्शनिकता का भाव कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। 28 तारीख को वो हिंदी में ट्वीट करते हैं कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, पर मुझे गिराने की कोशिश में हर शख्स बार बार गिरा। सोमवार 29 जनवरी को करीब 2 बजे उन्होंने एक टीवी चैनल का इंटरव्यू पोस्ट किया है। इसे सुनने पर यही लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछता है कि क्या आपकी गिरफ्तारी के पीछे
बीजेपी थी। सिद्धू उत्तर देते हुए डायरेक्ट बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने से बचते हैं। बीजेपी के साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं कि उनका बीजेपी से कोई झगड़ा नहीं है। सिद्धू कहते हैं कि बीजेपी ने अलायंस चुना, बादल को चुना, मैंने पंजाब को चुना। कांग्रेस में आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसके जवाब में सिद्धू कहते हैं कि मैं पंजाब का फ्यूचर देखता हूं, मतलब कि उन्हें कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता, यह कहना चाह रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी बन चुकी है। पूर्वोत्तर पर फतेह हो चुका है। दक्षिण में सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर में सिर्फ पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी चाहकर कुछ भी नहीं कर पा रही है। जिस तरह पंजाब के मामले में पीएम मोदी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक उसी तरह लगता है कि पंजाब में बीजेपी को मजबूत करना उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। पंजाब कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, पर धरातल पर बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के पूर्व पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी पार्टी राज्य में चौथे नंबर की ही पार्टी बनी हुई है। कैप्टन अमरिंदर की उम्र उनके सक्रिय होने में आड़े आती है। जाखड़ हिंदू होने के चलते जट सरदारों के बीच में बीजेपी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। अकाली दल अभी तक एनडीए में शामिल नहीं हो सका है। सिद्धू के अनुसार उनके भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का एक कारण अकाली दल के साथ बीजेपी का अलायंस भी था। अगर बीजेपी अकाली दल को साथ में नहीं लाती है तो नवजोत सिंह सिद्धू को भी बीजेपी में आने का एक बहाना मिल जाएगा और बीजेपी को एक ऐसी शख्सियत मिल जाएगी जो पार्टी का चेहरा बन सके। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। न्याय व्यवस्था पर सिर झुक जाता है जब ऐसे गुंडों को कपिल सिब्बल, सिंघवी, भूषण जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट से छूट दिलवा देते हैं और ये लोग आगे और भी खतरनाक होते जाते हैं। इनको शासन का कोई डर नहीं लगता। अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी है। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है। कहा है कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए उम्मीद की किरण है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि यह किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए उम्मीद की किरण है। यह देश के नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण है। अब इससे पहले जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने यूएपीए के मामले में जमानत की अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। खालिद पर 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे साजिश में शामिल होने का आरोप है। खालिद ने अप्रैल 2023 में अपनी जमानत अर्जी के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी याचिका पर सुनवाई की कार्रवाई को 13 बार स्थगित किया जा चुका है। जैसे ही मामले को उठाया गया, खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ को सूचित किया कि वह यूएपीए प्रावधानों को चुनौती देने वाले कानूनी सवाल पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव के कारण जमानत याचिका वापस लेना होगा। सिब्बल ने यह नहीं बताया कि परिस्थितियों में क्या बदलाव हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन्हें आवेदन वापस लेने की अनुमति दे दी है। हिंसा 2020 में सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे। सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए उमर खालिद दंगों की पहचान मास्टरमाइंड के रूप में की गई। उनके साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि 2020 के दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वे लगातार जेल में हैं। उस पर यूएपीए एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने खालिद की जमानत याचिका पर यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वो अन्य सह अभियुक्तों के लगातार संपर्क में हैं और उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में सही साबित हो रहे हैं। खालिद ने यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों को संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।
यूएपीए को चुनौती देने वाली 11 याचिकाओं में खालिद के अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर इस कानून के तहत मुकदमा नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वैसे याचिकाकर्ताओं की दलीलें भी सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो भी यूएपीए के पीड़ित नहीं है उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूएपीए से जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वहीं इसके प्रावधानों को चुनौती दे सकते हैं। जब कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने मानवाधिकार समूहों की आपत्तियों का उल्लेख किया तो जस्टिस पंकज मित्तल ने टिप्पणी की कि यह छद्म मुक्केबाजी और उन व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधित्व देने के समान होगा जो अपना चेहरा आगे नहीं करना चाहते। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को असम में बड़ा झटका लगा है। असम कांग्रेस के विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कमलाख्या डे ने एक अन्य कांग्रेस विधायक बसंत दास के साथ बीजेपी को समर्थन दिया है। एपीसीसी अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे केवल कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य के रूप में काम करना जारी रखेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने असम में अपनी पार्टी के किसी भी विधायक से नहीं मिले थे। असम में उत्तरी करीमगंज से कांग्रेस विधायक कमलाख्या डे पुरकायस्थ ने आरोप लगाया है कि असम में एक सप्ताह तक राहुल गांधी उन पार्टियों से मिलते रहे जिनका कोई जनाधार नहीं है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को तोहफा दिया है। पुरकायस्थ ने कहा, हमारे यहाँ 24 विधायक हैं। वह राहुल गांधी यहाँ 15 पार्टियों से मिले जो कि इंडी गठबंधन में शामिल है। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है और लोगों ने इनका नाम तक नहीं सुना है। अब ये पार्टियां 2-3 सीटें मांग रही है। जब इनसे गठबंधन हुआ था तब भूपेन बोरा असम कांग्रेस के अध्यक्ष ने हमसे कोई सलाह नहीं ली। पुरकायस्थ ने राहुल गांधी को लेकर निराशा व्यक्त की और कहा, राहुल गांधी को यहाँ के 24 विधायकों के साथ कम से कम आधे घंटे तक बातचीत करनी चाहिए थी। वह यहाँ 8 दिनों तक रहे थे। इस बीच उनकी विधायकों से कोई बातचीत नहीं हुई। आखिरी दिन भी उनकी बस में एक मीटिंग हुई और मुझे नहीं मालूम उसमें क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के संपर्क में हैं। पुरकायस्थ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा राहुल गांधी के साथ अन्य पार्टियों के नेताओं की हुई मीटिंग के बारे में उनसे अधिक और विस्तार से जानते हैं। पुरकायस्थ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में आपसी संवाद नहीं है। अब उन्होंने कांग्रेस विधायक बसंत दास के साथ विधानसभा में भाजपा सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हालांकि वे अभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे लेकिन विधानसभा के भीतर सरकार का साथ देंगे। इसका ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किया है। बता दें कि पुरकायस्थ राज्य की विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे और बसंत दास इसके पहले वाली कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री थे। इन दोनों कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिलने के बाद सीएम शर्मा ने बुधवार को इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिया गया तोहफा बताया। उन्होंने इस बाबत एक्स पर लिखा, एक कहानी सुनिए। जब राहुल गांधी असम आए उन्होंने कांग्रेस के सारे विधायकों को अपनी आलीशान बस में बुलाकर धमकाकर कहा कि असम विधानसभा को चलने नहीं देना चाहिए। हमने भी उन्हें एक तोहफा दिया। अब कांग्रेस के विधायक सरकार का समर्थन कर सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दे रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सामना कर रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया है, बीजेपी के साथ चले गए हैं। 28 जनवरी को असम यूथ कांग्रेस की निष्कासित अध्यक्ष अंगकिता दत्ता और पूर्व विधायक बिस्मिता गोगोई ने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सिलसिला ऐसे समय पर चल रहा है जब हाल ही में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम से गुजरे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।